नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कोलकाता से हमारे साथ जुड़ते रहे हैं पंकज विश्वास। आप उनकी मेधा से वाकिफ हैं। उनको बंगाल के बारे में जो जानकारी है, उनके बारे में भी आप अवगत हैं। लेकिन हमने बीच में देखा है कि वो बंगाल के बाहर के विषयों पर भी बहुत कमांड के साथ बोलते हैं। तो हमें कई बार क्या होता है, दिमाग में एक, चूंकि दिल्ली में बैठे हैं, तो एक ये रहता है कि जो बाहर के राज्यों में स्थित पत्रकार हैं, कार्यरत पत्रकार हैं, कि वो शायद उस राज्य के ही विशेषज्ञ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको अन्य विषयों की भी, घटनाक्रम की भी बहुत अच्छे तरीके से जानकारी ही नहीं है, बल्कि उन पर भी वो उतना ही कमांड रखते हैं। तो आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं पंकज विश्वास, कोलकाता से, और थोड़ा डिफरेंट विषयों पर उनसे आज हम बातचीत करेंगे। बंगाल पर भी करेंगे, लेकिन दूसरे विषयों पर हमारा आज अधिक फोकस रहने वाला है। तो सीधे जुड़ लेते हैं पंकज जी के साथ और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंकज जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। हमने कल देर रात ये देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और वीडियो जारी किया, और एक बड़ा दिल दिखाते हुए, जैसे घर के मुखिया अपने बच्चों की कई बार गुस्ताखियों को नजरअंदाज करते हैं जी। और जानबूझकर की गई अपमानजनक टिप्पणियों के लिए भी उनको माफ कर देते हैं, आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। ठीक वैसा ही एक अभिभावक कल प्रधानमंत्री में दिखाई दिया। लेकिन मुझे ये जानकर के हैरानी हुई कि जो विपक्षी नेता हैं, उनका रवैया कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि अगर वो कहीं कुछ गलतियां कर रहे हैं अलग अलग फ्रंट पर, तो वो कभी इस तरह का बड़प्पन दिखाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी कोई त्रुटि करते ही नहीं है, या बिल्कुल एकदम वो जैसे एक एक बुक होती है उसके अनुसार ही चलते हैं। ऊंच नीच किसी से भी हो सकती है, लेकिन कम से कम किसी के साथ वो गाली गलौज करते हुए तो नहीं दिखाई देते हैं। और अगर नई उम्र के बच्चों ने वहां किसी झोंक में आकर के भीड़ का या झुंड का हिस्सा बन करके अतिरेक पूर्ण तरीके से या किसी नशे में प्रधानमंत्री को गाली बक दी, तो अब समाज का और परिवार का एक प्रेशर उनके ऊपर है। अब वो माफी भी मांग रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया है। सर मुझे स्पाइडरमैन फिल्म का वो एक फ्रेज, इंग्लिश का फ्रेज है, उस फिल्म का डायलॉग है, वो याद आ रहा था कि विथ ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपके पास जब पावर रहता है तो आपके साथ जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो विपक्ष के पास तो मैं समझता हूं उनके पास भी पावर है, क्योंकि उनको भी जनता का वोट मिलता है। हो सकता है 5% 10% कम मिलता हो, लेकिन अगर जनता का वोट अगर आपको मिल रहा है तो आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बरतता है, आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में विपक्ष का एक मिजाज, ज्यादातर विपक्षी पार्टियों का एक मिजाज ये रहता है कि कुछ भी करो, उसका सरकार कुछ भी करे, हम उसका विरोधिता ही करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे वो राष्ट्रहित में है, हम ये नहीं देखेंगे उससे समाज का या किसी इंडिविजुअल का, किसी ग्रुप का भला हो रहा है, ये नहीं देखेंगे। सरकार कर रहा है इसका मतलब उसको उसका विरोधिता ही करना है। अगर मोदी जी कुछ अच्छा भी करेंगे तो उसका विरोधिता ही करेंगे। अगर मान लीजिए कांग्रेस के पार्टी को भी अगर आप कोई सरकार पुरस्कार देगी, देखिएगा कि आप राहुल गांधी उसका भी विरोधिता कर रहे हैं। तो ये विपक्षी पार्टियों का ये मिजाज बदलना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी जो है, वही मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, जो इसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको पता है क्या सही है क्या गलत है। सर देखिए, भारत में एक वोक कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। आप जितनी फिल्म देखिए, बॉलीवुड की फिल्म भी उसके लिए जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं इंग्लिश फिल्में भी उसके लिए जिम्मेदार है, पॉलिटिकल पार्टियों का भी एक अंश उनके लिए जिम्मेदार है, ये कॉकरोच जनता पार्टी भी उसके लिए जिम्मेदार है। अलग अलग तरीके से भारत में एक वोक कल्चर को, जो सही नहीं है, उसको प्रमोट किया जाता है।
तो बच्चों पे भी इसका असर पड़ता है। आज जिस तरह के मैंने देखा, जो टीनेजर, शायद उनका 18 साल उम्र भी नहीं होगा, कोई कोई वोटर भी नहीं होंगे, वो भी प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, मुहावरा घर घर के गालियां दिया जा रहा है। तो ये टैलेंट अगर वो दूसरे अच्छे कामों में लगाएंगे तो वो देश के लिए और उनके लिए बेहतर रहेगा। गाली देने से प्रधानमंत्री का कुछ बिगड़ेगा नहीं। गाली देने से प्रधानमंत्री को बुरा लग सकता है, लेकिन क्या ये थोड़ी होगा कि वो अपने प्रधानमंत्री के पद से उनको आप हटा पाएंगे गाली देकर? ये अपने मन की आप भड़ास निकाल रहे हैं। क्यों भड़ास निकाल रहे हैं? हो सकता है कि उनकी जिंदगी में भी कोई ना कोई समस्या हो जिसके लिए वो प्रधानमंत्री को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन उनको इतनी समझ नहीं है कि गाली देके समस्या का हल नहीं निकलेगा। तो जो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे वो भड़ास निकाले, तो प्रधानमंत्री जी को भी पता है कि जो अलग अलग पार्टियां हैं, कॉकरोच जनता पार्टी, नॉन पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये इनको भड़का रहे हैं। इनको पता भी नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। ये हो सकता है कि जस्ट कूल लगने के लिए आए हों, जस्ट फॉर फन आए हों, अपना जिंदगी की कोई समस्या हो उसके लिए सरकार को जिम्मेदार मानकर आए हों। तो बतौर घर के मुखिया, वो देश के मुखिया है, तो बतौर वो देश के मुखिया होते हुए बड़प्पन दिखाते हुए, जैसे माता पिता जी, मैं भी एक पिता हूँ, मेरा बेटा भी कभी कभी गलती करता है, हर फैमिली में होता है, तो हम बड़े बुजुर्ग पहले बच्चों को समझाते हैं ये सही नहीं, क्योंकि हमको जिंदगी का ज्यादा अनुभव है और प्रधानमंत्री जी को राजनीति का, जिंदगी का, सामाजिक जीवन का बहुत ज्यादा अनुभव है, हम लोगों से भी ज्यादा है। तो वही वो बड़प्पन दिखाते हुए वो उनको समझाने के लिए ही उन्होंने ये वीडियो बनाया है। और कहीं ना कहीं जो लोग गाली दे रहे थे, आज उनमें से किसी किसी को समझ भी आ रहा है। मैंने आज ही देखा है एक न्यूज में, एक बच्ची जो गाली दे रही थी, उसने खुद माफी मांगा है अपने कर्तव्य के लिए, जो उसने किया है उसके लिए माफी, उसको समझ में आ रहा है। उस समय कूल बनने के चक्कर में, वायरल होने के फिराक में इस तरीके का काम वो कर गए, लेकिन बाद में उनको पता लगा कि ये सही नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से बड़प्पन दिखा रहे थे कल, वो तो हमेशा ही इसी तरीके से विंडिक्टिव, कांग्रेस को लग सकता है कि प्रधानमंत्री विंडिक्टिव है, बीजेपी पार्टी विंडिक्टिव है, लेकिन बीजेपी पार्टी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें तो कांग्रेस से बहुत ज्यादा उदारवादी विचार के साथ ये पार्टी काम करती है। बीजेपी के समय में बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो कांग्रेस अगर सरकार में होती तो हम सोच भी नहीं सकते थे। जिस तरीके से निर्भया आंदोलन के समय, मैं बार बार इसका जिक्र करता हूं, जिस तरीके से निर्भया आंदोलन के समय लाठी चलाया गया था, उस तरीके से तो वो उस तरीके का वो इशू भी कभी नहीं बना, लेकिन आप देखिए ये एक बड़ा इशू बन सकता था। सरकार और ज्यादा इसको हैंडल कर सकती थी लठ के साथ, लेकिन मीडिया में इसकी चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री जी ने लठ का प्रयोग उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से कर सकते थे, और उसके उतनी ज्यादा आलोचना भी नहीं होती। उन्होंने बड़प्पन दिखाया, उन्होंने बार बार बात करने की बात कही है, तो बात करते हुए समस्या को सुलझाया है। तो बीजेपी की समालोचना करने से पहले कांग्रेस तो बीजेपी से ज्यादा, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के ऊपर राज किया है, या इस देश के चलाया है। तो कांग्रेस को अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी की, प्रधानमंत्री जी की हत्या के बाद किस तरीके से दो नौजवानों का जो धर्म था, उनके धर्म के लोगों को किस तरीके से उन लोगों ने टॉर्चर किया था। कांग्रेस को अपना 70s का दौर याद करना चाहिए। जब भारत का बंटवारा हुआ उसके बाद बार बार हम लोगों को आज भी ये टीस रहता है, क्योंकि हमारे दादाजी, हमारे पूर्वज बांग्लादेश से आए थे, मतलब पूर्व पाकिस्तान से आए थे। तो हम लोगों को ये टीस रहता है कि कांग्रेस पार्टी को तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि बंटवारा आपके लिए हुआ साहब, उसके बाद जो हिंदू लोग यहाँ आए उनके साथ आप लोगों ने क्या टॉर्चर किया था, सीपीआईएम पार्टी ने क्या टॉर्चर किया था। जब उधर से हिंदू आ रहे थे तो दिल्ली में ठहरने का जगह नहीं देना चाहते थे नेहरू जी। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। राहुल गांधी जी को अपने माताजी, पिताजी, दादाजी, उनके ग्रैंड फोर फादर्स, उनके काम को देखना चाहिए, फिर मोदी जी की आलोचना करनी चाहिए। आपने अभी एक बात कही कि इन लोगों से गाली दिलवाई जा रही है, इन लोगों को उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। गुमराह शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है अपने छोटे से संबोधन में। मैं जानना चाहता हूं कि कौन लोग हैं जो इनसे गाली दिलवा रहे हैं और इसका मोटो क्या है, उनका मकसद क्या है? सर, ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, या बहुत बड़ा एक, इसको कॉन्स्पिरेटर्स
कि एक जमात है जो लोग इसको कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग हैं। आज जो डफली गैंग के लोग हैं, जो बंगाल में भी एक्टिव हैं और जो जेएनयू में भी एक्टिव हैं। बंगाल में भी जिस तरीके से दिल्ली में जेएनयू है, यहाँ भी जादवपुर यूनिवर्सिटी है, उसमें भी जे है, इसमें भी जे है। तो दोनों जे वाले जो लोग हैं, डफली गैंग, वो इसका इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं, ये डफली गैंग वाले लोग। अल्ट्रा जो लेफ्टिस्ट मेंटालिटी के लोग हैं, वो लोग हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जो एक नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जो इस तरीके का प्लेटफॉर्म उन छोटे देशों में सक्सेसफुली इसका इस्तेमाल किया गया है। जो लोग इसके पीछे, वही लोग कॉकरोच जनता पार्टी बनाने के पीछे भी हो सकते हैं, वो लोग इसके साथ है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं जो हो सकते, जो लोग वहां गए थे उकसाने के लिए, जिनमें शबाना आजमी भी है। एक जमाने में हम देखते थे कि मेधा पाटकर कुछ भी होता था आंदोलन करने लगती थी, आज मेधा पाटकर की जगह दूसरे लोगों ने ले लिया है। तो इन लोगों को जो इन लोगों को फंड करते हैं, प्रमोट करते हैं, मानसिक सपोर्ट देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका एक पूरा नेक्सस है, जो नहीं चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े। बीजेपी के जमाने में इन लोगों को थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होता है, कांग्रेस के जमाने में थोड़ा कम प्रॉब्लम होता है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होता ऐसा नहीं। कांग्रेस के जमाने में भी भारत पीछे रहे इसकी कोशिश वो करते हैं, कांग्रेस को भी कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इंदिरा गांधी जी के जमाने में भी ये आरोप लगता था कि पूरे कैबिनेट में दूसरे देश की एजेंसियों का पूरा नेटवर्क यहाँ पे चलता था, वो उनको इस्तेमाल करते थे, नेताओं को एवं कैबिनेट के मंत्री का इस्तेमाल करते थे। तो कांग्रेस के जमाने में थोड़ा इनको कम प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कांग्रेस थोड़ा दब के रहती है और बीजेपी दब के नहीं रहना चाहती, और मोदी जी तो एकदम दब के नहीं रहना चाहते हैं। वो तो घर में घुसने की बात करते, तो मोदी जी के साथ इनके ज्यादा प्रॉब्लम है। तो जो चाहते हैं, जो एलिमेंट चाहते हैं कि भारत आगे नहीं बढ़े, भारत सिर्फ कंज्यूमर बना रहे, भारत प्रोडक्शन ना करे, भारत आगे ना बढ़े, भारत की हैसियत ग्लोबल लेवल पर आगे ना हो, तो जो लोग चाहते हैं वो लोग इन लोगों को मदद करते हैं। इनका पूरा नेक्सस इनके साथ है, वो इनको गुमराह करते हैं। और बच्चों को क्या होता है कि जिंदगी की समझ के साथ, राजनीति की समझ के साथ लोग धीरे धीरे, आपके आंखों से चश्मा हटता है, आप राजनीति को अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन कम उम्र में जो राजनीति को उतनी गहरी तरीके से नहीं समझते हैं, उनको राजनीति की समझ नहीं आती, उनको एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में राजनीति दिखता है उनको। लेकिन राजनीति ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, उसके पीछे जो ग्रे एरिया होता है वो असल राजनीति होता है। जिनको इसकी समझ नहीं है वो बच्चे तो गुमराह होंगे ही, उनको तो गुमराह करने के लिए ही ये पूरा नेक्सस खड़ा है। सर, आपको नहीं लगता है पंकज जी के जो राहुल गांधी संसद में खड़े होकर के कहते थे कि 6 महीने बाद इस देश का युवा ही प्रधानमंत्री को डंडे मारेगा, वो घर से नहीं निकल पाएंगे। नेपाल की घटना के बाद, बांग्लादेश की घटना के बाद ये लगातार जेन जी की बात कर रहे हैं, ये लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए आह्वान कर रहे हैं, इंक्लूडिंग केजरीवाल। तो ये इस पूरे आंदोलन के पीछे हैं, युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जैन जी का नाम लेकर के वहां तो जंतर मंतर पर हमने देखा 40-40, 50-50 साल के लोग थे और किस तरह की हरकतें वहां पर हो रही थी। तो ये जैन जी के नाम पर क्या युवाओं को भड़काने और उकसा करके प्रधानमंत्री की छवि खराब करने और जो उनकी लोकप्रियता है उसमें एक दाग लगाने की चेष्टा नहीं हो रही है? सर 100% राहुल गांधी जी की उम्र 50 पार कर चुकी है, उनको भी पता है मेरे हाथ में ज्यादा समय नहीं है, और बेचारे जब से राजनीति में आए हैं तब से हार ही रहे हैं। उन्होंने हारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है, तो वो तो चाहेंगे ही सरकार को डुबाने की कोशिश तो वो करेंगे ही। मोदी जी के खिलाफ वो तो, सर हमने उनको देखा है कि अपना माइक खुद संसद में बंद करके स्पीकर ओम बिरला पे जो इंसान आरोप लगाता है कि मेरी माइक बंद है, फिर ओम बिरला कहते हैं आपका माइक खुला है, बटन तो दबाइए साहब, तो वो इंसान तो ऐसी हरकतें, ओछी हरकतें करेंगे ही। वो तो उनको अब सही में समझ में आ रहा है कि मैं डायरेक्ट राजनीति से आपसे जीत नहीं पाऊंगा, इसीलिए मतलब मोदी जी से जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए जो है वो यंग जनरेशन को उस्काने की बात करते हैं। सर हमने देखा है दाढ़ी टोपी पहने हुए, दाढ़ी टोपी वाले 50 साल के उम्र के छात्र,
हमने देखा है कि जो नीट का स्पेलिंग नहीं जानते हैं, नीट परीक्षा किसके लिए होती है, ऐसे छात्र, जिनकी नीट एग्जाम देने की उम्र भी नहीं हुई है, ऐसे छात्र, तो तरह तरह के छात्र हमने इस आंदोलन में देखा है। और बंगाल में भी जब रैली हुआ जिसपे हम पत्रकारों पे जिस पे अटैक हुआ, उसमें भी जब ये हुआ था तो पूरे एक ही जमात के लोग थे। शुक्रवारिया, जिसपे ममता जी ने कल कविता भी लिखी है शुक्रवारिया के ऊपर, तो ये शुक्रवारिया लोग जो हैं तो वो तो इसमें है ही, उनको भी शामिल किया जा रहा है। जनरेशन, यंग जनरेशन को वो भड़का रहे हैं, इसीलिए भड़का रहे हैं क्योंकि उनको पता है ये अनगाइडेड मिसाइल है, इनको समझ नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। इनको अगर उकसाया जाएगा तो इनको लग रहा है कि जिस तरीके से इस तरीके का आंदोलन का सफल प्रयोग नेपाल में हुआ है, काइंड ऑफ सेम टाइप ऑफ आंदोलन बांग्लादेश में हुआ है, सफल तरीके से उन्होंने इसका प्रयोग किया है। काइंड ऑफ सेम आपने श्रीलंका में भी इसका प्रयोग किया है। तो उनको लगता है कि छोटे छोटे देशों में अगर सफल रूप से प्रयोग हो सकता है तो कहीं ना कहीं मोदी जी को धक्का तो दिया जा सकता है, अगर हटा नहीं पाए तो एक बड़ा धक्का दे सकते हैं। और धक्का देते देते एक बार बार धक्का देते देते एक नेगेटिव छवि तो बन सकती है, इनको लग रहा है इस तरीके का, इसलिए इन लोगों को ये उकसा रहे हैं क्योंकि इनको भड़काना आसान है। आप अगर पॉलिटिकली साउंड या राजनीति करने वाले पार्टी के लोगों को उकसाना चाहेंगे तो वो इसका क्रॉस चेक करेंगे, मैं क्यों आंदोलन कर रहा हूँ, इसके साथ मैं जुड़ूं या नहीं जुड़ूं, बहुत सारे सवाल होते हैं। लेकिन जिनको इनकी समझ नहीं होती है वो तो इसके साथ जुड़ जाते हैं। और इमोशनल अगर है, यंग जनरेशन तो ज्यादा इमोशनल होता है, तो इमोशनल लोग को ये, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, केजरीवाल जैसे लोग, क्योंकि अभिजीत दीपके तो इन्हीं की पार्टी के प्रोडक्ट हैं। तो अब हार चुके लोग मोदी जी को हटाने के लिए युवा शक्ति का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये जो देश विरोधी हरकतें हैं, सनातन विरोधी हरकतें हैं, और अब तो कोई दबी छिपी बात नहीं है। कल पप्पू यादव ने एक ड्रामा किया पार्लियामेंट में, भगवा वेश धारण किया, पुजारी बन करके बैठ गए और फिर उन पर जो चढ़ावा लिखा हुआ था, दान पेटी लिखी हुई थी, उसमें राहुल गांधी ने आकर के कुछ पैसा डाला या कागज डाले, फिर किसी और ने आकर के डाले, एक महिला लाल टोपी पहन करके आई। संसद भवन के परिसर में हमने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा, इस तरह की नाटक नौटंकी कभी नहीं देखी। खुले आम पुजारियों को लुटेरा बताने की हरकत कभी नहीं देखी। ये सनातन पर सीधे सीधे हमला है। जो जिन्होंने चढ़ावे में चोरी की है उनमें एक भी पुजारी नहीं है, एक भी पुजारी नहीं है। तो आप पुजारी बना करके बैठाएं और उसके बाद ये नाटक नौटंकी करें। ये कभी इस तरीके से प्रधानमंत्री बन जाएंगे क्या इस देश के? सर, मुझे तो इसलिए बुरा लगता है कि यादव शब्द यदुवंशी शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। जो कृष्ण जी के डिसेंडेंट खुद को बताते हैं वो अगर ऐसा करते हैं तो सच में बुरा लगता है। आप देखिए मुलायम सिंह यादव, उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के समय हिंदुओं के ऊपर, संतों के ऊपर, आंदोलनकारी कर सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई थी, सैकड़ों लोगों को उन्होंने मारा। और उनके बेटे अखिलेश यादव भी उसी राह पे चलते हैं, इधर पप्पू यादव भी उसी राह पे चलते हैं। वो भी तो सर हिंदू है, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मैं नाम यूज करता हूं पप्पू यादव, ये तो मैं अपने नाम की तौहीन कर रहा हूं, अपने आइडेंटिटी की तौहीन कर रहा हूं। सर, भारत में मदरसों में जिस तरीके से छात्रों के साथ बलात्कार होता है, कभी इनकी हिम्मत होगी मदरसों के छात्रों के ऊपर बात करने की, या मदरसों के टीचर के ऊपर बात, मदरसा का जो ये इशू है उसके ऊपर बात करने की? बंगाल में या पूरे भारतवर्ष में जितने खारिजी मदरसा है, कौमी मदरसा है, कौमी मदरसा में किस तरीके से टेररिस्ट बनाया जाता है, कभी उस पे बात करने की या उस पे नाटक करने की इनकी हिम्मत होगी? बहुत सारे, सब धर्म में, धर्म नहीं कहूंगा मैं, सब धर्म के अनुयायियों में या सारे समाजों में कुछ न कुछ कुरीतियां हैं। इस्लाम में भी है, दूसरे समाज में भी है, उस पर बात करने की इनकी हिम्मत होगी? ये एक इजी टूल बन गया है कंट्रोवर्सी जनरेट करने का, क्योंकि
पप्पू यादव अगर कंट्रोवर्सी करते हैं तो वो चर्चा में आएंगे। उनको पता है कि हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर या हिंदू समाज के ऊपर मैं अगर कंट्रोवर्सी करूंगा तो मेरे साथ कुछ नहीं होगा। यही अगर दूसरे समाज के साथ मैं करूंगा तो सर तन से जुदा का फतवा जारी हो जाएगा। इसलिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए पप्पू यादव इसी तरीके का काम करते हैं। बॉलीवुड में भी आप देखिएगा जो मतलब हिंदू धर्म के लोगों को ही विलेन बनाया जाता है, जिसके साथ मतलब कुछ सोशल जस्टिस का मामला ही नहीं है। हमने देखा है कि एक फिल्म में अंग्रेजों के जमाने का एक इंस्पेक्टर को वो पूरा त्रिपुंडधारी बनाया गया था, और पठान हीरो बनेगा, जो ब्राह्मण है वो विलेन बनेगा। ये बॉलीवुड का कॉमन नैरेटिव है। और अब पॉलिटिशियन लोगों ने भी कंट्रोवर्सी जनरेट करने के लिए, खबर में चर्चा में आने के लिए इस तरीके का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी सर वो समय नहीं रहा। अब जो सनातन के साथ है जनता उसी के साथ है। जनता में भी अब जागरूकता आ चुकी है। आप देखिए बंगाल में ममता बनर्जी के हारने का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज यही था कि वो सनातन विरोधी बन चुकी थी। वो हिंदू धर्म के लोगों को एक सेकंड में उनका 12 बजाने की बात करती थी। शुक्रवार को उन लोगों को प्रॉब्लम होता है, वो मारेंगे, ये कॉमन है, मान लो। ममता बनर्जी इस तरीके की बात करती थी, तो ममता बनर्जी के साथ क्या असर हुआ? अब सर 30% या 11% लोगों, जहां पे भी वो कम्युनिटी जितना भी परसेंट हो, अब ये परसेंटेज वाली राजनीति अब खत्म हो चुकी है। जो सनातन के साथ रहेंगे, जो मेजोरिटी पीपल के साथ रहेगा, उनकी ही सरकार बनेगी और लोग भी उनको ही सपोर्ट करेंगे। अगर वो 11%, 13% या 50%, जो जहां पे जितना परसेंटेज है, अगर उनके साथ अगर खड़ा रहना चाहते हैं तो उनका वोट ले, कोई दिक्कत नहीं। हम उनके साथ नहीं रहेंगे, मेजोरिटी पीपल उनके साथ नहीं रहेगा। कंट्रोवर्सी अलग चीज है। आप अपना नेतागिरी चमकाने के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन उससे वोट पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। वोट उसी को देंगे लोग, जो मेजोरिटी लोग जिनके साथ है उन्हीं को देंगे। जहां पर उनकी मेजोरिटी है तो आप जाइए, उनका गाना गाइए, वो आपको वोट देंगे। जम्मू कश्मीर में तो उसी कम्युनिटी के जो रहनुमा है वो जीतते हैं। अब मेजोरिटी का ही चलेगा, क्योंकि सबको अपना अब समझ में आ गया है कि ये लोग जो है हमारे लिए सही नहीं है, ये हमारा भला नहीं चाहते। हमारा जो भला चाहते हैं हम उन्हीं के साथ रहेंगे। मैं अगर ये कहूं कि ये जितना उबाल हम देख रहे हैं इस समय विपक्ष में, संसद की कार्रवाई में भाग लेने के बजाय, सकारात्मक भूमिका निभाने के बजाय, अलग अलग मुद्दों पर मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को घेरने के बजाय अगर ये बाहर नाटक नौटंकी कर रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, या अपनी असुरक्षा का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं विपक्षी, तो ये बंगाल की वजह से है। बंगाल में ना ममता बनर्जी हारती, ना भारतीय जनता पार्टी जीतती, और ना इनको ये लगता कि अगर बंगाल फतह कर सकती है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की टीम, तो ये किसी भी राज्य में अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं। इसलिए ये तमाशा हो रहा है। 100% सर असम में 40% पॉपुलेशन होने के बाद भी वहां पे बीजेपी जीत गई, और बीजेपी कंटिन्यूस वहां पे जीत रही है। असम में तो फिर भी वो उन्होंने मान लिया कि चलो एक जगह पे वो पॉपुलेशन सेंटर्ड था। लेकिन बंगाल में जो है 30% पॉपुलेशन हर जगह स्कैटर्ड है, हर जिले में स्कैटर्ड है। मालदा मुर्शिदाबाद में वो हिंदू से ज्यादा पॉपुलेशन में है। उत्तर 24 परगना में पूरा बसीरहाट जो सब डिवीजन है वहां पे वो डोमिनेंट है। नदिया में बहुत सारे विधानसभा में वो डोमिनेंट है। तो ये स्कैटर्ड पॉपुलेशन एंड 30% पॉपुलेशन होने के बाद भी ममता बनर्जी हार गई, ये उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है कि अब हम जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति अब चलने वाली नहीं है। लेकिन सर हार से सीखना चाहिए, उनको भी स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत थी। अगर वो भगवान भला करे कि वो स्ट्रेटजी नहीं बदले, देश को न डुबाएं, लेकिन अगर मैं होता या कोई भी बुद्धिमान राजनीति करने वाला होता तो उनको स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत थी। वो पुराने ही स्ट्रेटजी को और ज्यादा चमकाने की कोशिश कर रहा है। इससे तो कहीं भला नहीं होगा। इसी के वजह से वो डर रहे हैं कि ये जो बंगाल में हुआ, जो असम होते हुए बंगाल में हुआ, त्रिपुरा में भी देखा आपने कि इस तरीके से बीजेपी मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बाद भी जीती है। तो अब उनके लिए तो लग रहा है कि अब केरल भी हाथ से चला जाएगा।
या दूसरे राज्य जो है वहां भी बीजेपी जीत सकती है। नॉर्थ ईस्ट में भी बीजेपी धीरे धीरे अपना प्रदर्शन बेहतर कर रही है। तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टी को तो ये डर लग ही रहा है। सबसे बड़ी बात है कि 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश इज अ बिग फैक्टर फॉर इंडियन पॉलिटिक्स, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में भी टूट फूट होने के आसार हैं। ऐसा सुना जा रहा है कि वहां भी टूट फूट होगी। लोग अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रहे हैं। टूटने के साथ ही 20 सांसद चले गए, डायरेक्टली एनसीपीआई ज्वाइन किया और एनडीए में चले गए, मतलब बीजेपी का ही साथ दे रहे हैं। वो ममता की पार्टी बिखर रही है। पहले उनको सिर्फ हारने के आसार थे, अब उनको लग रहा है हारने के बाद पार्टी भी चली जाएगी। तो ये उनके लिए एक दोहरा डर है उनके लिए। इसीलिए के लिए मुझे लगता है कि विपक्ष ज्यादा हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बीजेपी जो एक नैरेटिव तो क्रिएट तो होगा ही, क्योंकि धीरे धीरे बीजेपी और ज्यादा पावरफुल हो रही है। तो इस नैरेटिव को दबाने के लिए या इससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए या बीजेपी का ध्यान भटकाने के लिए और जो बड़ा बड़ा काम मोदी जी करने वाले हैं आने वाले सत्र में, उससे मोदी जी को प्रेशराइज रखा जा सके। और अभी जो बीजेपी और ज्यादा पावरफुल हो गई है, एनडीए और ज्यादा पावरफुल हो गई है, तो एनडीए को भी ताकि थोड़ा सा डर में रखे और वो बिल पास कराने की हालत में ना हो, इसके लिए एक नैरेटिव क्रिएट किया जाए। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इससे ज्यादा तो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि संसद के बाहर नौटंकी करके संसद के अंदर की स्ट्रेटेजी को आप नहीं ठीक कर सकते हैं। संसद के अंदर की स्ट्रेटेजी को ठीक करने के लिए आपको संसद के अंदर काम करना होगा, जो एनडीए कर रही, जो बीजेपी कर रही है। लेकिन इनके पास वो बाहर नौटंकी करने के अलावा तो ज्यादा कुछ दिख भी नहीं रहा है इनके पास कोई स्ट्रेटेजी है। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं इनके पास लैक ऑफ स्ट्रेटेजी है। वो सिर्फ मीडिया में खबरें बनाने के लिए ही वो ज्यादा वो दिमाग लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पंकज जी के चैनल का नाम है पॉलिटिकल डेली और अब हिंदी में भी है, तो आप सब्सक्राइब करें, उनको सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।